हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ बच्चों। बच्चों, हमने हमारा ब्रांच चैप्टर चल रहा था ब्रांच अकाउंटिंग का, जिसमें हमने डिपेंडेंट ब्रांच का टॉपिक अपना कर लिया था। इंडिपेंडेंट भी लगभग लगभग हमारा टॉपिक हो गया था। हमारा एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इनटू हेड ऑफिस बुक्स हमारा पेंडिंग है टॉपिक, और एक फॉरेन ब्रांच पेंडिंग है। तो आज हम अपना टॉपिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स इनटू हेड ऑफिस बुक्स करते हैं ज़रा, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना फॉरेन ब्रांच करेंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़रा इनकॉर्पोरेशन से। बच्चों, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि ब्रांच, हमने पहले भी बात की, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, ब्रांच इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेड ऑफिस। चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो वो हेड ऑफिस का पार्ट है अकाउंटिंग वे में भी और बिजनेस वे में भी। लेकिन इंडिपेंडेंट है तो वो बिजनेस सेपरेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन है वो हेड ऑफिस के बिजनेस का ही एक्सटेंशन। वो अलग बात है कि वो एक सेपरेट एंटिटी कंस्ट्रक्ट होके अपना बिजनेस इंडिपेंडेंटली अपने आप कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने गुड्स भी हेड ऑफिस से लेने हैं, टोटली डिपेंड भी हेड ऑफिस के बिजनेस भी है। जैसे हमारे यहाँ पर नॉर्मली जितने भी अपैरल्स या कपड़े के ब्रांड के शोरूम हैं या शूज़ के ब्रांड के शोरूम हैं, जैसे वुडलैंड, आरबीके वगैरह है, ये सब इंडिपेंडेंट है जिन्होंने फ्रेंचाइजी दी है। इंडिपेंडेंट ब्रांच इस तरह से होती है जो फ्रेंचाइजी सर्विसेज दे देते हैं। तो ये अपनी बुक्स इंडिपेंडेंट वे में बनाते हैं। हेड ऑफिस अगर इन्हें कोस्ट प्लस 50% पे भेज रहा है तो इनके लिए वही इनकी कोस्ट है 150 रुपीज़। और ये फाइनली जब अपनी बुक्स बना देते हैं, जैसे अभी हमने देखा इंडिपेंडेंट वाले टॉपिक में, जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी बुक्स बनाती है तो फाइनली बुक्स बनाने के बाद अपनी हेड ऑफिस को भेज देते हैं हर साल अपने एनुअल अकाउंट्स बनाने के बाद। अपना ट्रायल बैलेंस या अपना ट्रेडिंग P&L, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस ही भेजा जाता है। और फिर हेड ऑफिस अपने ग्लोबली पूरे कंट्री के या पूरे डिस्ट्रिक्ट के या पूरे स्टेट के या पूरे वर्ल्ड के, जिस तरह भी वो अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करना चाहती है तो वो उस अकॉर्डिंग उन्हें कंसोलिडेट कर देती है सभी ब्रांचेस के बिजनेस को इकट्ठा जोड़कर। और हेड ऑफिस का जो बिजनेस है, जो उसने ब्रांच को सेल करके दिया है या डायरेक्टली कोई फैक्ट्री आउटलेट से सेल किए हैं, तो उसे भी कंसीडर करने के बाद। तो अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच बुक्स। तो हमें यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन करना है ब्रांच की बुक्स का हेड ऑफिस की बुक्स में। अब ये इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले करना क्या है बच्चों, आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेस का क्वेश्चन नहीं होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ सिंगल ब्रांच ही है, हेड ऑफिस एंड वन ब्रांच। एक से ज़्यादा ब्रांच का क्वेश्चन आपके पास नहीं है, तो आपको इसके बारे में अभी एक से ज़्यादा ब्रांच के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। अब हमें एक इंडिपेंडेंट ब्रांच, एक हेड ऑफिस की बुक्स को कंसोलिडेट करना है। सर, क्या डिपेंडेंट ब्रांच भी कंसोलिडेट हो सकती है क्या? हाँ बच्चों, बिल्कुल डिपेंडेंट ब्रांच भी कंसोलिडेट होती है, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच में कंसोलिडेशन में ज़्यादा इशू नहीं होता। रीज़न बिंग, डिपेंडेंट ब्रांच की बुक्स ऑलरेडी हेड ऑफिस ही अपने पास बनाता है, तो वो ऑलरेडी उसकी बुक्स में इंक्लूड है। हेड ऑफिस, हमने बात की थी कि डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है, जिसकी बुक्स हेड ऑफ, जिसके अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करता है। जब हेड ऑफिस उसके अकाउंट मेंटेन कर रहा है, वो अपने पास ब्रांच अकाउंट ऑलरेडी बनाता है, और वहाँ से जो प्रॉफिट्स आता है वो ऑलरेडी हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे कंसोलिडेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। जो हेड ब्रांच के अकाउंट में वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बनाता है, वो हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में एसेट में शो हो जाते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि एक डेटर मेथड जैसे हम बनाते हैं, तो ब्रांच एज इट इज़ उसका डेटर है, तो जो ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का या फिक्स एसेट का या कैश का हेड ऑफिस में पड़ा होगा, सॉरी ब्रांच में पड़ा होगा, या ब्रांच के डेटर का पड़ा होगा, वो हेड ऑफिस की एसेट में, एसेट साइड में आ जाते हैं। तो इसलिए हेड ऑफिस को डिपेंडेंट वाले केस में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब बात फिर भी, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, कई बार कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिस पे हमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसमें डाटा डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग दिया होता है, तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली बताया होगा कि आपको इसमें क्या काम करना है, तो हम उसमें वैसे ही कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें शायद ऐसा डाला भी है, तो उसे हम अभी कवर करेंगे। अब चलते हैं, चलो इनकॉर्पोरेशन के टॉपिक पे। अब जब दो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, एक हेड ऑफिस का एक ब्रांच का, हमें दोनों को इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब कि हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे हेड ऑफिस का, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे ब्रांच का। उसके बाद उन दोनों ट्रेडिंग PL को हमें मर्ज करना है। मर्ज करने में बिल्कुल सिंपल सा एक काम है बच्चों। मर्ज करने में बहुत ही सिंपल एक काम क्या है कि हेड ऑफिस के बैलेंस जो होंगे, जैसे हमारे पास हेड ऑफिस में
ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक होगा, कुछ परचेजेज होंगी हेड ऑफिस की, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के या कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कुछ, तो वो सारे के सारे एज इट इज़ आ जाएंगे जी कंपनी के ट्रेडिंग P&L में। और ऐसे ही हेड ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी सारे के सारे आ जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे इनडायरेक्ट। हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स सब आ जाएंगी। ब्रांच का भी सेम यही डाटा आपको गिवन होगा, वो ऐड हो जाएगा। आपको मर्ज में सिर्फ दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना और कुछ नहीं करना। इसके अलावा सिर्फ आपको 3 पॉइंट बस ध्यान में रखने हैं मर्ज करते हुए, सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला केस आता है जी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, पहला केस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इंडिविजुअली बना रहे हैं ब्रांच और हेड ऑफिस की, तो वहाँ आप नॉर्मली आपने इंडिपेंडेंट का ब्रांच में बनाया है, इनवॉइस पर ब्रांच का इंडिपेंडेंट बनता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हेड ऑफिस का भी नॉर्मली आपको डाटा दिया होगा, आप वहाँ से ट्रायल से ट्रेडिंग P&L बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, जैसे हम +1 +2 में करते थे या हमने पीछे फाउंडेशन में किया है, बिल्कुल सिंपल वैसे ही है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए आपको क्या ध्यान में रखना है जी, हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट साइड पे गुड्स सेंट टू ब्रांच होगा, क्योंकि उसने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे होंगे। सॉरी, हेड ऑफिस की बुक्स में क्रेडिट साइड पे गुड्स सेंट टू ब्रांच होगा, क्योंकि उसने ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे होंगे सेल्स के साथ ही। और ब्रांच की बुक्स में डेबिट साइड में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस होगा, क्योंकि उसने हेड ऑफिस से कुछ गुड्स रिसीव किए होंगे। और ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट में ब्रांच की बुक्स भी इनवॉइस पे बन रही है और हेड ऑफिस भी अपनी बुक्स पे इनवॉइस वैल्यू पे ही शो करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस जो उसने ब्रांच को गुड्स भेजे हैं उसमें जो भी उसने प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा है उसे अपने जीपी में देता है। क्लियर है जी, हेड ऑफिस उसे अपनी नॉर्मल सेल ही मानता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जी वो वर्क कर रहा है ब्रांच से। तो ब्रांच एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो उसके लिए वो सेल ही है उसकी। तो ब्रांच के लिए वो उसकी नॉर्मल परचेज है इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इनवॉइस वैल्यू पे होंगी। अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो इशू है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये दोनों अमाउंट सेम है। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किए, कंपनी के लिए तो हेड ऑफिस भी वही है, ब्रांच भी वही है। कंपनी का तो पूरा एक होल बिजनेस है। कंपनी के लिए तो सेल तब मानी जाएगी जब वो ब्रांच कस्टमर को बेच देगी या हेड ऑफिस किसी थर्ड पार्टी को बेचेगी। तो कंपनी के लिए तो गुड सेंट कोई सेल नहीं है, तो कंपनी उसे अपनी बुक्स में सेल नहीं मानेगी। तो इसीलिए जब हम कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो जो हेड ऑफिस के क्रेडिट में गुड्स सेंट टू ब्रांच है और ब्रांच के डेबिट में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, वो दोनों अकाउंट आपस में एलिमिनेट होकर ख़त्म हो जाएंगे जी। क्योंकि जब कंपनी का बनेगा तो वही अकाउंट डेबिट में रहेगा, वही अकाउंट क्रेडिट में रहेगा। डेबिट में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस आ जाएगा, क्रेडिट में गुड्स सेंट आ जाएगा। वो दोनों सेम आइटम है, कंपनी से तो कहीं किसी थर्ड पर्सन को नहीं गया, इंटरनली ही हेड ऑफिस से ब्रांच को ट्रांसफर हो रहा है, तो वो उसके लिए कोई सेल नहीं है। कंपनी का स्टॉक तो हेड ऑफिस में भी कंपनी का ही स्टॉक है, ब्रांच में भी कंपनी का ही स्टॉक है, अगर आप कंपनी का बिजनेस एज अ होल देखते हैं तो इसीलिए उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा इन दोनों अकाउंट्स को। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए, बैलेंस शीट के अंदर ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट होगा या हेड ऑफिस करंट अकाउंट के नाम से भी हो सकता है, और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच करंट अकाउंट के नाम से हो सकता है। नॉर्मल केस में हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस डेबिट में खड़ा होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने ब्रांच से हमेशा पैसे लेने ही होते हैं। और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट में स्टैंड होगा, क्योंकि ब्रांच ने नॉर्मली देने ही होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकती हैं, वो होगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये दोनों अकाउंट जब कंपनी की बात करेंगे तो दोनों सेम है, क्योंकि कंपनी के लिए तो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों एक आइटम है। तो कंपनी कहती है कि मैंने खुद से ही लेकर खुद को देने हैं, तो कंपनी उसे ट्रीट नहीं करती, कंपनी के लिए वो कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों अकाउंट भी एलिमिनेट हो जाएंगे जी। 2 पॉइंट मैंने बताए, एक ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव एलिमिनेट होगा, दोनों का अमाउंट बराबर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेबिट से जितना कम होगा क्रेडिट से भी उतना ही कम होगा। बैलेंस शीट में हेड ऑफिस और ब्रांच का अकाउंट एक दूसरे की बुक्स में वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी दोनों का अमाउंट बराबर होगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने जितने देने हैं ब्रांच ने उतने ही देने हैं। तो इससे भी आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों में इक्वल अमाउंट
हटेगा, इक्वल अमाउंट कटेगा तो आपकी बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है, ब्रांच के स्टॉक के अंदर हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूड है जी। ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि ब्रांच अपने पास गुड्स रिसीव्ड को इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है, वो इनवॉइस को ही अपनी कॉस्ट दिखाता है इंडिपेंडेंट में, तो उसके जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी इनवॉइस वैल्यू पे ही होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अपनी कॉस्ट पर आता है और ब्रांच की कॉस्ट तो इनवॉइस वैल्यू है। लेकिन जब कंपनी की बात करें, कंपनी कहती है जी हेड ऑफिस ने 100 की चीज़ 120 में ब्रांच को भेजी, ब्रांच के पास वो 120 में पड़ी है, लेकिन कंपनी के लिए तो उसकी कॉस्ट 100 रुपये ही है, कंपनी ने तो वो 20 रुपये का प्रॉफिट नहीं कमाया। तो इसीलिए तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब कंपनी का अकाउंट बनेगा तो आपको एक स्टॉक रिजर्व की एंट्री करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या होगी जी? P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रांच के स्टॉक में जितना प्रॉफिट हेड ऑफिस ने कमाया है जो इंक्लूड है, उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा कंपनी की बुक से। तो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, दैट मीन्स ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, और P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मतलब प्रॉफिट से भी उतने पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में वो प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा जो हेड ऑफिस ने ब्रांच से कमाया है, क्योंकि वो हेड ऑफिस के प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, और हेड ऑफिस का प्रॉफिट कंपनी के पास भी आया है, अभी हमने ट्रेडिंग P&L अकाउंट को मर्ज किया तो। और ब्रांच के स्टॉक भी कंपनी के पास आया है, तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी। एक तरफ से स्टॉक अकाउंट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरी तरफ से P&L अकाउंट होगा। तो इसे हम एलिमिनेट करेंगे तो इससे हमारा फ़र्क क्लियर हो जाएगा। और ये ब्रांच के स्टॉक का इफेक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ेगा। आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच होगी, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ब्रांच का स्टॉक आया हुआ है। जितने से स्टॉक कम होगा उतना ही बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड से P&L अकाउंट कम होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, तो आपकी बैलेंस शीट यहाँ भी मैच हो जाएगी। ये तीन चीज़ें सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है इनकॉर्पोरेशन करते हुए। ये तीनों क्या हैं जी? पहली कि ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे। दूसरा, बैलेंस शीट में हेड ऑफिस और ब्रांच का अकाउंट आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, ब्रांच के स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है हेड ऑफिस का, उसे एलिमिनेट करना है। ठीक है जी, इसे हम स्टॉक रिजर्व बना के भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन करूंगा, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ बुक्स, अब ये कुछ एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैंने बात की कि आपको ये दोनों अकाउंट एलिमिनेट करने हैं, गुड्स एंड गुड्स रिसीव आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, और बैलेंस शीट में हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंस एलिमिनेट हो जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे जी। अगर इन केस जो आपको डाटा दिया हो, जो ट्रायल बैलेंस दिया हो, ये दोनों बराबर ना हो उसमें, फिर आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनना जरा। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो आप क्या करेंगे? बराबर होंगे तभी एलिमिनेट हो सकते हैं, क्योंकि जितना डेबिट से हटेगा उतना ही क्रेडिट से हटेगा, तभी इफेक्ट खत्म होगा। तो अगर ये बराबर नहीं है तो दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ पेंडेंसी रह गई है, और ICAI आपको ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला है जो बराबर ना हो, क्योंकि ICAI ये क्वेश्चन जब भी देता है इनकॉर्पोरेशन का, तो वो देता है जी इसे मिनिमम 10 नंबर में, और 10 नंबर में आपको सिर्फ इनकॉर्पोरेशन की 3 एडजस्टमेंट करने के, तो आपको नंबर वो नहीं देने वाला। वो भी सिंपल सी कि 2 तो अकाउंट ही एलिमिनेट होने हैं और एक स्टॉक रिजर्व बनाना है, बस। वो बाकी तो फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट बनाने के आपको 1-2 एडजस्टमेंट करने के आपको 10 या 12 नंबर वो नहीं देने वाला। 10, 12, 15 तक ये क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए वो आपको क्या देगा जी? ये अकाउंट हो सकता है आपस में मैच ना हो। तो सबसे पहले हम देखें जरा, गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ये 2 अकाउंट हमेशा मैच होने चाहिए। जितने हेड ऑफिस ने भेजे ब्रांच को भी उतने ही मिले होने चाहिए। सिर्फ एक ही केस में दोनों अकाउंट आपस में मैच नहीं होंगे। वो केस कौन सा होगा जी? कि अगर ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है, लेकिन अभी वो गुड्स ट्रांजिट में है, तो हेड ऑफिस तो अपने पास गुड्स सेंड टू ब्रांच दिखा देगा, उसने तो भेज दिए, लेकिन ब्रांच गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको अभी तक वो रिसीव नहीं हुए हैं। तो इसीलिए इस केस में हम क्या एंट्री करते हैं जी? हम इस केस में दोनों अकाउंट को बराबर करने के लिए गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कर देते हैं। नॉर्मली जैसे आप
परचेज वाले केस में हम नॉर्मली गुड्स इन ट्रांजिट की क्या एंट्री करते हैं, एक तो हम परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री डाल देते हैं, हम दिखाते हैं कि हमने परचेज कर दी। दूसरा, उसे गुड्स इन ट्रांजिट को हम क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट भी बना देते हैं, क्योंकि हमने बात पहले भी की है कई बार कि क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास जो फिजिकली गुड्स होते हैं वही हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होते हैं। उसके अलावा 3 और ऐसे गुड्स होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते लेकिन फिर भी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होते हैं। वो कौन से होते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स विद कस्टमर, अगर हम सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे हमने भेजे हुए हैं और अभी अप्रूवल नहीं आई, ना ही रिजेक्शन आई है तो। और तीसरे होते हैं जी गुड्स विद कंसाइनी। कंसाइनमेंट के केस में अगर कंसाइनर कंसाइनी को देता है तो वो भी जब तक कंसाइनी सेल नहीं करेगा तब तक हमारा ही पार्ट होते हैं। तो अब यहाँ गुड्स इन ट्रांजिट आ गए जी, तो हम एक तो एंट्री कर देते हैं गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। नॉर्मली जैसे परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री करते हैं तो वही एंट्री हमने यहाँ पे कर दी, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। दूसरा, गुड्स इन ट्रांजिट को क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक एंट्री यहाँ लिख दी है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आप चाहें तो ये एंट्री करें, चाहे ना करें, ये करनी कोई मैंडेटरी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम नॉर्मली कोई एंट्रीज नहीं करते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एंट्री लिख दी है। नॉर्मली आप परचेज सेल को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्रीज नहीं करते, तो वो एंट्री हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे स्पेसिफिकली कई बार एंट्री मांग लेता है कि जी ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफ़र करने की एंट्री डालो, तो आप ये एंट्री कर देना। अदरवाइज हम सीधा क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, उसे इसका पार्ट बना देंगे। बैलेंस शीट और ट्रेडिंग दोनों में ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद जी दूसरी, पहली चीज़ तो ये हो गई गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो मैच हो गया। अब चलते हैं हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट पे। ये दोनों अकाउंट भी अगर आपस में मैच नहीं है तो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं जी? पहला रीज़न तो अभी हमने ऊपर जो एंट्री की गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, इससे भी हेड ऑफिस का बैलेंस चेंज हो जाएगा ब्रांच की बुक्स में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हेड ऑफिस और ब्रांच का अकाउंट मैच ना हो। दूसरा रीज़न होगा जी कैश इन ट्रांजिट। इसके अलावा अगर कुछ और बचेगा, मतलब पहले हम गुड्स सेंट की एंट्री कर देंगे, उसमें जो हेड ऑफिस का बैलेंस चेंज होगा वो हो जाएगा। उसके बाद भी अगर वो मैच नहीं होता तो अगला रीज़न होगा कैश इन ट्रांजिट। मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच का अकाउंट ना मैच होने के 2 रीज़न हो सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट और दूसरा कैश इन ट्रांजिट। कैश इन ट्रांजिट कैसे? ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा लेकिन अभी तक हेड ऑफिस के पास रिसीव नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा जी? ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेज दिया, हेड ऑफिस के पास रिसीव नहीं होगा, तो ब्रांच तो अपने पास एंट्री कर देगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, वो तो अपने हेड ऑफिस को बैलेंस को डेबिट करके कम कर देगा, टू कैश की एंट्री डाल देगा। लेकिन हेड ऑफिस के पास रिसीव ही नहीं हुआ तो वो कैश डेबिट नहीं कर सकता, तो इसीलिए हेड ऑफिस इसे कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट डाल देगा। वो ब्रांच का बैलेंस अपनी बुक्स में क्रेडिट करके कम कर देगा कि उससे इतने पैसे हमारे पास आ चुके हैं। जो भी कैश डेबिट नहीं किया, कैश इन ट्रांजिट डेबिट कर दिया, और कैश इन ट्रांजिट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है, तो आपकी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2 एडजस्टमेंट है जो हमने करनी है। इन दोनों के बाद हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा। इनके अलावा और कोई एडजस्टमेंट अगर होगी तो हमें क्वेश्चन में दी होगी। कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, कई ऐसी एडजस्टमेंट हैं। यूजुअली आपको ये 2 एडजस्टमेंट ही है जो स्पेसिफिकली ब्रांच से रिलेट होती हैं, बाकी कुछ जनरल एडजस्टमेंट कोई भी हो सकती है, वो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दी होगी, तो हम उसका ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग कर देंगे जी। चलो, अब ये कंसेप्ट हमारा हो गया। इसके बाद हम एक इसमें क्वेश्चन कवर करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमें कवर करना है। नॉर्मली हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, 16, 17, 18, 19 है, तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आज कवर करूँगा। पहला तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें अभी जो हमने कंसेप्ट किया वो सारा कवर हो जाएगा। तो चलो अपने नोट्स में ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 खोल दें। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैसर शाह कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2012 विद हेड ऑफिस एट मुंबई एंड ए ब्रांच एट चेन्नई। परचेजेस वर मेड एक्सक्लूसिवली बाय हेड ऑफिस वेयर द गुड्स वर प्रोसेस्ड बिफोर सेल। ठीक है जी, क्या कहता है कि एक हेड ऑफिस है, मैसर शाह एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में, ब्रांच है चेन्नई में। परचेजेस सारी की सारी हेड ऑफिस ही करता है, ब्रांच कुछ परचेज नहीं करता, और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग भी कर रहा है हेड ऑफिस। देयर वॉज नो लॉस और वेस्टेज इन प्रोसेसिंग, कोई प्रोसेसिंग में वेस्टेज और लॉस हेड ऑफिस का नहीं है। ओनली द प्रोसेस गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस
वर हैंडल्ड बाय द ब्रांच। तो ब्रांच भी सिर्फ जो हेड ऑफिस से गुड्स प्रोसेस रिसीव होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट रिसीव्ड होता है, सिर्फ उसी को हैंडल करता है, दैट मीन्स उसी को सेल करता है। ब्रांच डायरेक्टली कुछ परचेज करके सेल नहीं कर रहा है। द गुड्स वर सेंट टू ब्रांच एट प्रोसेस्ड कोस्ट प्लस 10%। तो कहता है जो गुड्स वर सेंट टू ब्रांच, ये जो गुड्स हैं ये ब्रांच को कैसे भेजे जाते हैं, कोस्ट प्लस 10%। ठीक है जी, तो मतलब हेड ऑफिस अपनी कोस्ट में 10% जोड़कर ब्रांच को सेंड करता है। तो ये हमारा इनवॉइस प्राइस हो गया जी। कहता है ऑल सेल्स वेदर बाय हेड ऑफिस और बाय ब्रांच वर एट यूनिफॉर्म जीपी ऑफ 25% ऑन देयर रिस्पेक्टिव कोस्ट। मतलब कहता है हेड ऑफिस जो डायरेक्टली सेल करता है वो अपनी कोस्ट पे 25% जोड़कर करता है। मतलब अगर हेड ऑफिस की कोस्ट 100 है तो वो 125 पे सेल कर रहा है जी, और 110 पे 110 रुपये पे ब्रांच को सेंड करता है, क्योंकि ब्रांच को वो कोस्ट पे 10% ही जोड़कर सेंड कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे ब्रांच अपनी कोस्ट पे, उसने कहा रिस्पेक्टिव कोस्ट पे 25% जोड़ता है। तो ब्रांच की कोस्ट 110 रुपये है तो वो उस पर 25% जोड़ेगा, मतलब 27 रुपीज़ 50 पैसे। तो ब्रांच का सेल प्राइस होगा 137 रुपीज़ 50 पैसे, क्योंकि 110 रुपये का 25% बनता है 27 रुपीज़ 50 पैसे। तो ब्रांच का सेल प्राइस होगा 137.5। क्लियर है जी। तो ब्रांच का प्रॉफिट जीपी कितना होता है, 137.5 की उसकी सेल है, जिसमें 27.5 का उसका जीपी है। चलो अब चलते हैं जरा कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन पे देखते हैं आगे। हमें ट्रायल बिजनेस गिवन है हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का। जरा ध्यान से देखें, हमने बात की थी कि ट्रायल बिजनेस को हमें मर्ज करना है दोनों के, इससे ट्रेडिंग P&L बनाएंगे और मर्ज हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखें क्या इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। हमने पहले बात की थी गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस का अकाउंट मैच है क्या, चेक करें। हमें क्वेश्चन में दिया है हेड ऑफिस की बुक्स में क्रेडिट में स्टैंड है गुड्स सेंड टू ब्रांच 9,24,000, लेकिन ब्रांच की बुक्स में डेबिट में गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है 8,80,000। डिफरेंस है जी 44,000 का। और हमने बात की थी कि ये डिफरेंस किस चीज़ का होगा, सिर्फ और सिर्फ गुड्स इन ट्रांजिट का, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। तो आप नीचे एडजस्टमेंट नंबर 1 में भी देख सकते हैं, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच इन मार्च 2013 ऑफ ₹44,000 वर नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 2 अप्रैल 2013। तो हमें 31 मार्च 13 का दिया है हमारा ट्रायल बिजनेस, उस दिन हेड ऑफिस ने भेज दिए थे तो उसने तो गुड्स सेंड में दिखा दिए, लेकिन ब्रांच को रिसीव नहीं हुए तो उसने गुड्स रिसीव में नहीं दिखाए। तो ये एक डिफरेंस है 44,000 का। इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा ये अकाउंट तो मैच हो जाएगा। दूसरी एडजस्टमेंट हमारे पास है जी, हम देखें जरा हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस कितना है। हमें डेबिट में स्टैंड है ब्रांच करंट अकाउंट 389,800 सॉरी, और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस करंट अकाउंट है 261,500। इनमें भी डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो ये 44,000 का कवर हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस हमारा होगा जी कैश इन ट्रांजिट, मैंने बोला था। तो देखें जरा सेकंड एडजस्टमेंट वही है, ए रेमिटेंस ऑफ 84,300 सेंट बाय ब्रांच टू द हेड ऑफिस वर ऑल्सो नॉट सिमिलरली नॉट रिसीव्ड अप टू 31/3/2013। ब्रांच ने हेड ऑफिस को 84,300 की एक रेमिटेंस दी है जो रिसीव नहीं हुई हेड ऑफिस को। तो ये कैश इन ट्रांजिट भी दूसरा डिफरेंस है। इसके बाद हमारा हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंस भी आपस में मैच हो जाएगा जी। तीसरी एडजस्टमेंट हमें गिवन है, स्टॉक टेकिंग एट ब्रांच डिस्क्लोज्ड ए शॉर्टेज ऑफ 20,000 एट सेलिंग प्राइस टू द ब्रांच। लो जी, कहता ब्रांच के पास जो स्टॉक था उसमें 20,000 का डिफरेंस भी है। डिफरेंस किस चीज़ का है, शॉर्टेज है। शॉर्टेज मतलब ब्रांच के पास जो स्टॉक हेड ऑफिस से आया था और जो उसने सेल किया और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसमें 20,000 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कुछ एबनॉर्मल लॉस ब्रांच के पास हो चुका है। तो ये किसका लॉस है ये हमें नहीं पता। इसमें नहीं बताया कि ब्रांच इस लॉस को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो हम इसे ब्रांच का लॉस ही मान लेते हैं क्योंकि ये ब्रांच के पास ही लॉस हुआ है। अगर हमें ये कहता कि हेड ऑफिस से जाते हुए रास्ते में ही कहीं लॉस हो गया ब्रांच के पास पहुंचने से पहले, तो ये हेड ऑफिस का लॉस होता। लेकिन अब ये ब्रांच के पास स्टॉक शॉर्टेज आई है, दैट मीन्स ब्रांच के पास से ही कहीं लॉस हुआ, तो हम इसे ब्रांच का लॉस मान लेंगे। ठीक है जी। इसके लिए हम नीचे एक नोट दे देंगे कि ये जो स्टॉक शॉर्टेज है इसे हमने ब्रांच का ही लॉस माना है। लेकिन ध्यान रहे ये 20,000 एट सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रांच है और अब नॉर्मल लॉस या स्टॉक कोस्ट टू ब्रांच पे लेना है। ठीक है जी। तो इसमें से हम निकाल देंगे अभी एडजस्टमेंट में इसका प्रॉफिट।
कहता है जी आगे फोर्थ पॉइंट में कॉस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड गुड्स एट हेड ऑफिस ऑन 31/3/13 वाज 1 लाख। तो हेड ऑफिस का हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है अनप्रोसेस्ड गुड्स का, वो है जी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमें हेड ऑफिस का अनप्रोसेस्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन है, हमें प्रोसेस्ड गुड्स का निकालना होगा। वैसे हमें सेपरेटली तो शो करना ही नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम इकट्ठा शो करके भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आगे कहता है जी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इन द कॉलमनर फॉर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एज अ होल। हमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना है कॉलमनर फॉर्म मतलब टी शेप में, और पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम ट्रेडिंग और P&L हेड ऑफिस, ब्रांच और बिजनेस का तीनों का इकट्ठा बनाएंगे। मैं आपको अलग से नहीं बनाकर दूंगा, इकट्ठा बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको उसकी एडजस्टमेंट समझ भी आ सके, प्रेजेंटेशन भी समझ आ सके। चलो जी, क्वेश्चन आप लोगों के समझ आ गया होगा, इसको सॉल्यूशन देखते हैं जरा। लो जी, सबसे पहले तो अभी हम बात कर रहे थे, जो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन पढ़ते हुए भी, हमने देखा कि गुड्स एंड 924 के हैं, लेकिन गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 880 के हैं, तो 44,000 का डिफरेंस है। और डिफरेंस किसका था? गुड्स इन ट्रांजिट का। तो ब्रांच की बुक्स में हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी, जो अभी हमने पीछे एंट्री देखी भी थी। क्या एंट्री थी? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 44,000 टू हेड ऑफिस अकाउंट 44,000। लो जी, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस भी हमारा 880 का था ब्रांच की बुक्स में, जो 44,000 ऐड होने के बाद कितने का हो जाएगा? 924 का हो जाएगा। तो ये मैच हो जाएगा गुड्स एंड के साथ। और हेड ऑफिस का अकाउंट और ब्रांच का अकाउंट हमने देखा कि कितना था। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस 389,800 है और ब्रांच की बुक्स में 261,500 है। डिफरेंस है 128,300 का। पहला डिफरेंस तो है जी गुड्स इन ट्रांजिट का, जो ऊपर हमने एडजस्टमेंट कर दी। उसके बाद भी और डिफरेंस बचता है 84,300 का। तो ये हमने चेक किया था सेकंड एडजस्टमेंट में, ये डिफरेंस किसका था? कैश इन ट्रांजिट का। तो हम हेड ऑफिस की बुक्स में भी एक एंट्री कर देंगे कि कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 8400 टू ब्रांच अकाउंट 84,300। क्लियर है जी? तो इससे हमारे पास जो है ब्रांच और हेड ऑफिस का बैलेंस भी मैच हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट है हमारी। आपको सिर्फ क्वेश्चन में प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ ये दो जनरल एंट्रीज करनी है, कैश इन ट्रांजिट की, एक गुड्स इन ट्रांजिट की। जो बाकी वर्किंग मैंने की हुई है डिफरेंस निकाल कर शो करने की, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए की है, आपको पेपर में प्रेजेंट करने की है ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये दोनों आप जनरल एंट्रीज कर दें, प्रेजेंटेशन के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट मैंने इसका एक रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया है। एक्सट्रैक्ट मतलब जो आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, उससे जो चेंजेस हुए इन दो एडजस्टमेंट के कारण, सिर्फ वो चेंजेस आपको मैंने डिस्क्लोज करके उन जो आइटम में चेंज हुए सिर्फ वही आपको डिस्क्लोज की है। तो देखें जरा, ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है। तो हमने गुड्स सेंट हमारे पास 924 ऑलरेडी गिवन था, तो हमने वो एज इट इज लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं है। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 880 का गिवन था, लेकिन 44,000 के गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री होने के बाद वो भी 924 का हो गया जी। तो हमारे पास ये दोनों मैच हो रहे हैं। गुड्स सेंट मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लिख दिया कि ये मैच होगा गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस से। इसके बाद ब्रांच करंट अकाउंट का बैलेंस हमें 389,800 गिवन है हेड ऑफिस की बुक्स में, जिसमें से अब हेड ऑफिस ने कैश इन ट्रांजिट की एंट्री की तो ब्रांच 84,300 से क्रेडिट हो गया, तो कम हो जाएगा बैलेंस। अब उसके पास हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस बचेगा 3,05,500। सेम ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस 261,500 है, तो उसमें भी वो 44,000 जो गुड्स रिसीव हैं उसका बैलेंस ऐड कर देगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ब्रांच की लाइबिलिटी बन गई जी हेड ऑफिस के टूवर्ड्स 3,05,500। तो ये दोनों अकाउंट भी आपस में मैच हो गए दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद। इसके अलावा एक कैश इन ट्रांजिट 84,300 का हमारे पास और है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा। ये भी हमारे ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा जी। क्लियर है? ये हमारे पास एडजस्टमेंट हो जाएगी। जो रिवाइज ट्रायल बैलेंस होगा उसमें ये चीज़ें हमारी कुछ चेंज होने वाली हैं। तो आप चेक कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट पे कितना इफेक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है। ये आपस में आपके मैच ही होगा वैसे। चलो अब हम चलते हैं जरा हमारे नेक्स्ट एक हमें और इसमें एडिशनल एडजस्टमेंट गिवन है, जिसको अभी तक हमने यहाँ पर नहीं किया, उसको हम बाद में P&L अकाउंट में ही करेंगे। वो है स्टॉक की, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल में नहीं लिखते, तो इसलिए मैंने ऊपर वो नहीं डाली। अब ये कह रहा है जी एडिशनल एडजस्टमेंट क्या है।
कहता है एक तो स्टॉक इसने बोला था लॉस है, स्टॉक शॉर्टेज है 20,000 की, जो कि सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रांच है। तो हमने क्या किया जी, सेलिंग प्राइस उसने बोला है कि कितना है, ब्रांच की कॉस्ट प्लस 25%। तो हमने देख लिया कि कॉस्ट अगर ब्रांच की 100 है तो 125 उसका सेलिंग प्राइस होगा, तो हमने इंटू 100/125 कर दिया। इसे अल्टरनेटिवली आप 20,000 इंटू 110 डिवाइड बाई 137.5 भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि अगर ब्रांच की कॉस्ट 110 देते हैं आप, जो हेड ऑफिस का इनवॉइस प्राइस है उसे देते हैं, तो सेलिंग प्राइस 137.5 होगा। दोनों केस में ब्रांच की कॉस्ट कितनी आने वाली है जी, 16,000 ही आने वाली है। तो हमें यहाँ पर ब्रांच की कॉस्ट पर ही इसे रिकॉर्ड करना है 16,000। क्लियर है जी, ये ब्रांच की कॉस्ट है, लेकिन हेड ऑफिस के लिए ये 16,000 इनवॉइस प्राइस है। अब हमें ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमें ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है, तो हम बनाते हैं। जरा मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग P&L अकाउंट आप देख रहे होंगे इस पे स्क्रीन पे। ट्रेडिंग P&L अकाउंट मैंने ब्रांच का, हेड ऑफिस का और टोटल एज अ बिजनेस हो तीनों इकट्ठे बनाए हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ की एडजस्टमेंट कैसे होनी है। तो बनाते हैं जरा। सबसे पहले देखें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ना हेड ऑफिस का कुछ है ना ब्रांच का कुछ है, तो दोनों की बुक्स में ओपनिंग स्टॉक नील है, टोटल भी नील ही होगा। उसके बाद आती है हमारे पास परचेजेस। परचेजेस सिर्फ हेड ऑफिस की है 1969 सेम एज इट इज टोटल में आ जाएगी। ब्रांच की 0 है तो कंपनी की भी सेम यही परचेज होंगी। उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस हमें ब्रांच की बुक्स में डेबिट में है, उसकी तो वही परचेजेस है 924,000। लेकिन मैंने पहले ही कहा था ये दोनों अकाउंट गुड्स रिसीव और सेंट एलिमिनेट हो जाएंगे टोटल में कंपनी की बुक्स में, तो हमने कंपनी की बुक्स में 924,000 नहीं लिखा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस 50,500 के हेड ऑफिस की बुक्स में, तो वो भी हमने लिख दिया हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट, और कंपनी की बुक्स में एज इट इज सेम आ गए। इसके अलावा ट्रेडिंग में डेबिट में और कुछ नहीं है। बाय साइड पे ट्रेडिंग में है हमारे पास गुड्स सेंट, जो हेड ऑफिस ने सेंड किए 924 के, तो हमने हेड ऑफिस की बुक्स में 924 लिख दिए। क्रेडिट में ब्रांच के कुछ नहीं है, तो टोटल में हमें इसे नहीं लिखा, क्योंकि टोटल में हमने ना तो डेबिट से गुड्स रिसीव्ड लिखा 924 का, ना ही क्रेडिट से 924 का गुड्स सेंट लिखा। तो ये दोनों अकाउंट आपस में एलिमिनेट हो गए कंपनी की बुक्स में, ना 924 डेबिट में आया ना ही क्रेडिट में आया, तो इसीलिए इन दोनों का इफेक्ट आपस में खत्म हो गया। सेल्स हमें हेड ऑफिस की 1280 गिवन है, ब्रांच की 20 गिवन है, तो टोटल हमने 21 लाख लिख दी है। गुड्स इन ट्रांजिट हमने निकाला ही था 44,000 का ब्रांच की बुक्स में। गुड्स इन ट्रांजिट हमने बात की थी कि क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होता है, तो हमने इसे बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक की जगह ही लिख दिया 44,000, और एज इट इज कंपनी की बुक्स में आ जाएगा। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस 16,000 का है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। 20,000 सेलिंग प्राइस गिवन था, तो ब्रांच की कॉस्ट 16,000 होगी, तो ये भी हमने ब्रांच में क्लोजिंग स्टॉक के साथ लिख दिया, तो ये 16,000 आपका आ जाएगा। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री शायद आप लोगों को अगर याद नहीं होगी तो मैं बता देता हूँ। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री हमारे पास क्या होती थी, P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जी, ये भी क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट था, जो खराब हो गया है, जो लॉस हो गया, तो इसीलिए हम इसे क्लोजिंग स्टॉक के साथ ही लिखते हैं। लेकिन ये लॉस भी है तो ये P&L में डेबिट भी होता है। इसीलिए यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में इंक्लूड ना हो, नहीं तो अगर बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकालते तो ये 16,000 उसमें जुड़ जाता। अब ये नहीं जुड़ेगा उसमें। तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है जी जीपी हमें इसने कहा है कि जो हमारे पास इसकी ब्रांच की सेल है 8,20,000, उस पे ब्रांच कितना जीपी कमाता है जी, 25% ऑन सेल्स। तो हमने इंटू 25/125 कर दिया। आप चाहें तो इंटू 27.5 डिवाइड बाय 137.5 भी कर सकते हैं, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, जीपी आ जाएगा 1,64,000 का। मतलब ये आपकी सेल प्राइस है, तो इस पर इन्होंने बोला है कि 25% ऑन कॉस्ट कमाता है, तो आप इंटू 25/125 कर सकते हैं। आप चाहें तो सीधा, अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल का 20% बनता है, तो आप इंटू 20% भी कर देंगे तो भी आपका आंसर 164 आ जाएगा।
और हेड ऑफिस का ही इसने बताया हमें कि 12,80,000 हेड ऑफिस की सेल है और 924 उसने ब्रांच को सेल किए, गुड सेंड किए। दोनों में उसने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया। जो उसकी डायरेक्ट सेल है 12,80,000, उसमें तो उसने कॉस्ट प्लस 25 कमाया, तो हमने 12,80,000 को तो इंटू 25/125 कर दिया। लेकिन जो 924 ब्रांच को भेजा उसमें उसने कॉस्ट पे 100 पे सिर्फ 10 रुपीज़ ही कमाया, तो हमने इसीलिए 924 का इंटू 10/110 कर दिया। तो हमारे पास ये जो उसकी डायरेक्ट सेल है 1280 की, उसमें 256,000 का जीपी आ गया, और जो ब्रांच को भेजा है उसमें 84,000 का जीपी आ गया जो उसने कमाया। तो टोटल जीपी हेड ऑफिस का 3,40,000 हो गया। ये दोनों जीपी हमारे पास आ गए। तो ये दोनों जीपी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखो जरा, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जीपी लिख दिए, और ये हमारे पास हेड ऑफिस का जो और ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट है। बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया, तो हेड ऑफिस के यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गया जी 1,56,000 का क्लोजिंग स्टॉक, और ब्रांच के यहाँ आ गया 2,08,000 का। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक बनता है 364,000 का। इस पर अभी रिजर्व हटाना है, जो हमने हटाया नहीं है वो हटाने के बाद अभी इस पे काम करेंगे। अब हमारे पास जीपी आ गया जी, तो हम इस पर चलते हैं जरा। पहले इन दोनों का, हेड ऑफिस और ब्रांच का, नेट प्रॉफिट बना देते हैं, नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। जीपी हमने एज इट इज लिख दिया नीचे। P&L में क्रेडिट साइड पे 340 और 164 और टोटल 5,04,000। हमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं हेड ऑफिस के 139,000, ब्रांच के 15,000, टोटल 154 हो गए। सेलिंग एक्सपेंसेस भी 50,000 और 6,200 टोटल गिवन है, टोटल हेड ऑफिस और ब्रांच के। अब नॉर्मल लॉस हमने ब्रांच का 16,000 रिकॉर्ड किया था ऊपर ट्रेडिंग में भी, तो नीचे वो P&L में भी हमारा लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा 16,000, और कंपनी की बुक्स में भी 16,000 का लॉस आ जाएगा। तो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया जी 151,000, 126,800, टोटल में आ गया 277,800। अब हमारे पास ये इंडिविजुअल हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का है, लेकिन कंपनी के लिए ये प्रॉफिट नहीं है 277,800। क्यों जी? क्योंकि ऊपर बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जो कंपनी की बुक्स में आ गई और उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है हेड ऑफिस का। जैसे आप देखें, गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव तो कंपनी की बुक्स में नहीं आई, तो उसमें जो मार्जिन आना था उसका फर्क कंपनी के पास नहीं पड़ा। लेकिन कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस हैं, उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है हेड ऑफिस का। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। सेल्स तो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक की कुछ आइटम्स थी, हमने बात की थी कि ये क्लोजिंग स्टॉक की कुछ आइटम्स में प्रॉफिट इंक्लूड होगा। तो ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है जी 2,08,000 और अब नॉर्मल लॉस है 16,000। इसमें भी ब्रांच हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि ये भी ब्रांच की कॉस्ट पर है। सेम गुड्स इन ट्रांजिट है 44,000, इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है हेड ऑफिस का। तो इन तीनों के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हेड ऑफिस का, सॉरी कंपनी का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, पूरी कंपनी का एज अ होल। तो हमने देखें जरा वर्किंग नोट में, हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में गुड्स इन ट्रांजिट हमारे पास 44,000 इनवॉइस प्राइस है, तो इसमें हमने प्रॉफिट निकाल दिया कि 44,000 अगर इनवॉइस प्राइस है तो कॉस्ट कितनी होगी इंटू 100/110, क्योंकि हेड ऑफिस 100 रुपये की कॉस्ट है तो 110 में ब्रांच में भेजता था, तो हमने 44,000 110 रुपये के बराबर है तो इंटू 100/110 कर दिया, तो 40,000 हमारी कॉस्ट हो जाएगी इस गुड्स इन ट्रांजिट की कंपनी की, और 4,000 हेड ऑफिस का मार्जिन इसमें इंक्लूड है जी। सेम एबनॉर्मल लॉस 16,000 का एबनॉर्मल लॉस है जो हेड ऑफिस की कॉस्ट है, तो इसमें से प्रॉफिट निकाला हमने, क्योंकि ये 110 रुपये के बराबर है जिसमें 10 रुपये हेड ऑफिस का मार्जिन इंक्लूड है, तो इंटू 10/110 हमने कर दिया, तो 1454 हमारे पास एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर आ गया जी। इसका जो एबनॉर्मल लॉस में हेड ऑफिस का मार्जिन आ गया, प्रॉफिट आ गया। सेम ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,08,000, इसमें भी ये भी 110 रुपये पे हेड ऑफिस ने भेजा वो, तो इसमें भी हमने इंटू 10/110 कर दिया, तो 18,910 का इसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो कंपनी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी जी, 2,08,000 में ये 110 के बराबर है, तो 10 रुपये मार्जिन है, 100 रुपये कॉस्ट होगी, 18,990 कंपनी की कॉस्ट हो जाएगी 2,08,000 में, और 18,910 प्रॉफिट इंक्लूड है। तो लो जी,
हमने इस अकाउंट को नीचे कंटिन्यू किया। जो कंपनी का हमारे पास 277,800 टोटल नेट प्रॉफिट आ रहा था, सिर्फ इसी को हमने नीचे कंटिन्यू किया बाय साइड पे और स्टॉक रिजर्व की कुछ एडजस्टमेंट कर दी। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट है 44,000 का, उसका स्टॉक रिजर्व हमने डेबिट में डाल दिया 4,000। अब नॉर्मल लॉस इंक्लूड था 16,000 का, उसका भी हमने 1454 स्टॉक रिजर्व डाल दिया डेबिट में। और हमारे पास ब्रांच का स्टॉक 2,08,000 ये भी इंक्लूड था कंपनी के टोटल स्टॉक जो 364 के अंदर, तो इसका भी हमने 18,910 का स्टॉक रिजर्व डाल दिया डेबिट में ही। ऐसे ही हमारे पास अब नॉर्मल लॉस जो आपने 16,000 का लिखा है ये डेबिट में भी इंक्लूड है कंपनी के P&L अकाउंट में 16,000, तो इसमें से भी हटाना पड़ेगा क्योंकि अब नॉर्मल लॉस के अंदर भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है। तो बाय साइड पे भी हमने स्टॉक रिजर्व 1454 कर दिया। तो इससे हमारे पास ये जो बैलेंसिंग आया नेट प्रॉफिट 254,890 ये कंपनी का नेट प्रॉफिट आ गया जी। मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की में ही रिजर्व निकालना है, तो मैंने यहाँ आपको 3 चीज़ों में रिजर्व निकलवाया। एक क्लोजिंग स्टॉक, एक गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो जहां भी हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट इंक्लूड होता है उसके अंदर। एक अब नॉर्मल लॉस इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उस पर मैंने आपको रिजर्व निकलवाया। लेकिन आप देखें अब नॉर्मल लॉस का रिजर्व डेबिट में भी लिखा है 1454 और क्रेडिट में भी लिखा है 1454, तो आप इसे नहीं भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने सिर्फ आपको निकाल के दिखा दिया कि ताकि आपको कल को ये डाउट ना आए कि इसका क्यों नहीं निकाला, अगर मैं नहीं निकालता तो इसलिए मैंने निकाल के दिखा दिया कि इसका निकालेंगे भी तो भी इफेक्ट दोनों साइड इक्वल होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी 16,000 का भी डेबिट और क्रेडिट दोनों में इफेक्ट आया है, तो इसीलिए इसका भी इफेक्ट रिजर्व का भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप नहीं भी निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ICAI भी इसे निकालने के लिए आपको नहीं कहता है, तो आप सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का निकालें या गुड्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है तो उसे भी निकाल दें और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा जी। लो जी, ये कंपनी का ट्रेडिंग P&L बन गया, हेड ऑफिस का भी, ब्रांच का भी और कंपनी का भी। इसके बाद तो सिंपल सी सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो चलो हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल काम है। हमें बैलेंस शीट पूरे बिजनेस की होल मांगी है, हेड ऑफिस और ब्रांच की अलग अलग नहीं मांगी, तो हम अलग अलग बनाएंगे भी नहीं, हम इसमें टोटल कर देंगे। चलते हैं पहले जरा लाइबिलिटी साइड पे। तो कंपनी की हमें हेड ऑफिस की बुक्स में कैपिटल गिवन है 3,10,000 हमने लिख दी, ड्राइंग्स भी गिवन है 55,000 लेस कर दिया। पूरी कंपनी का एज अ प्रॉफिट आया 254,890 हमने निकाला पीछे P&L अकाउंट में, तो ये हमने ऐड कर दिया। टोटल कैपिटल बनती है जी क्लोजिंग 5,09,890। क्रेडिटर दोनों के गिवन है, हेड ऑफिस में 601400 है, ब्रांच में 10,800 हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमने टोटल करके लिख दिया 6,12,200। सेम एसेट साइड में डेटर दोनों के गिवन है हमें, हमने टोटल करके 423,200 लिख दी है। बैंक बैलेंस दोनों के गिवन है, हमने टोटल करके 229,500 लिख दी है। इसके अलावा हमें कैश इन ट्रांजिट हमने निकाला है, जो हेड ऑफिस की बुक्स में कैश इन ट्रांजिट हमने बात की थी, जो एडजस्टमेंट की थी कैश इन ट्रांजिट की कि ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो हेड ऑफिस का कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, तो कंपनी का भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, तो हमने लिख दिया 84,300 हमारा एसेट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक की अब बात करते हैं जी। हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक तो आपने निकाला ही है 156,000 हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकला है। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक हमारा निकला था 2,08,000, लेकिन इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था 18,910, जिसको बाद में हमने कंपनी की बुक्स में P&L अकाउंट में कम कर दिया था। तो यहाँ ये स्टॉक में से भी कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए तो इस स्टॉक की कॉस्ट 189,090 ही है, तो हमने टोटल क्लोजिंग स्टॉक 345,090 लिख दिया। गुड्स इन ट्रांजिट में 44,000 आपने लिखा था ट्रेडिंग में, तो इसमें 4,000 प्रॉफिट इंक्लूड था हेड ऑफिस का, तो हमने इसे भी लेस करके 40,000 लिख दिया। मैंने गुड्स इन ट्रांजिट अलग से लिखा है नीचे, आप चाहें तो गुड्स इन ट्रांजिट को ऊपर क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनाकर ही 345,090 में ही 40,000 ऐड करके भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको अलग से एडजस्टमेंट करने के लिए दिखा दिया जी। क्लियर है जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कवर हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको ध्यान से रखना, जो आपको प्रेजेंट करना है, मैंने बताया था कि जो सबसे पहले हमने वर्किंग की थी उसमें सिर्फ आपको 2 गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एंट्रीज एडजस्ट करनी है, वही एडजस्टमेंट करनी है। इसके अलावा जो मैंने रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाया था वो आपको नहीं करना है।
जो स्टॉक की एडजस्टमेंट थी एबनॉर्मल लॉस की, वो भी आपको, जो मैंने एडजस्टमेंट लिखी थी वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 16,000 आपने उसकी कॉस्ट निकाल दी, बस वही ज़रूरत है, आपको उसका रिजर्व दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके ये यहाँ जो क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा काम किया आपको समझाने के लिए। आपको जो प्रेजेंट करना है गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट, और जो 20,000 का नॉर्मल लॉस था उसकी आपने कॉस्ट निकाल दी 16,000, सिर्फ वो शो करना है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट शो करना है। जो वर्किंग नोट मैंने बनाए हैं जीपी कैलकुलेशन के या स्टॉक रिजर्व निकालने के, वो दिखाना है। उसमें भी अब नॉर्मल लॉस का स्टॉक रिजर्व निकालने की ज़रूरत नहीं है, और बैलेंस शीट आपको प्रेजेंट करनी है, बस। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नॉर्मली 10 से 15 नंबर का आता है और इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है वही कि गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस और गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस मैच है या नहीं, हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट मैच है नहीं, और इनके रीज़न आपको पता है, गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट, तो इन्हीं की एडजस्टमेंट है। तीसरी एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक रिजर्व की है, बस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगी जैसे अब नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट है, वो कोई नई ब्रांच से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, पुरानी एडजस्टमेंट है जो हम ऑलरेडी जानते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो ऐसी एडजस्टमेंट कोई भी आ सकती है जी। लो जी, ये हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड ही जो हमने आज टॉपिक किया उसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 एक ऐसा है जो मैं करवा रहा हूँ, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी चारों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको आज यहाँ कवर करवा रहा हूँ। छोटा क्वेश्चन है, ईजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है जी, एफिक्स ऑफ कोलकाता हैज़ ए ब्रांच एट दिल्ली टू विच द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों से डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ये कहता है जी, कोलकाता का हेड ऑफिस है जिसकी दिल्ली में ब्रांच है, एफिक्स कंपनी है, गुड्स सप्लाई करते हैं कोलकाता से दिल्ली में। और आगे कहता है ऑन 31 मार्च 2012 द ब्रांच की हमें बैलेंस शीट हमें यहाँ गिवन है तो हमें ब्रांच की बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2012 की। और कहता है जी, ड्यूरिंग द 6 मंथ एंडिंग ऑन 30/9/2012, तो हमें 31 मार्च 2012 की एडजस्टमेंट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, और उसके अगले 6 महीने में हमें कहा है कि द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है और अगले 6 महीने की ट्रांजैक्शंस गिवन है जो ब्रांच ने की हैं। और कहता है सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स एंड द ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30/9/2012, आल्सो गिव द जनरल एंट्रीज इन द दिल्ली बुक्स। तो जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है ब्रांच की बुक्स की, आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है और 6 महीने की एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो बैलेंस शीट में सिर्फ एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करें तो आपकी ये बन जाएगी। लो जी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ 6 महीने की ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डालने के बाद बनानी है आपकी बैलेंस शीट। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात है जी, आपसे जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई हैं। तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस की जो जनरल एंट्रीज करनी है वही हैं, कोई नई बात नहीं है, वो आप ऑलरेडी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने क्वेश्चन क्यों चूज़ किया, जब इतना सिंपल क्वेश्चन है तो आप क्यों करवा रहे हैं। बच्चों, इसमें ना ऊपर एक बात लिखी है, कह रहा है जी, एफिक्स ऑफ कोलकाता हैज़ ए ब्रांच एट दिल्ली टू विच द गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम कोलकाता बट द कॉस्ट देयर ऑफ इज नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस बुक्स। ये कहता है जी, जो कोलकाता है वो दिल्ली में गुड्स सप्लाई कर रही है, लेकिन उनकी कॉस्ट हेड ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये कैसे जी? यहाँ कुछ डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग हो रही है। ब्रांच अपनी बुक्स तो बना रहा है इंडिपेंडेंटली, लेकिन जरा उसकी बैलेंस शीट देखे जरा ध्यान से, उसकी बुक्स में डेटर अकाउंट है, नीचे एक दिया हुआ है जी एसेट साइड में बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू हेड ऑफिस अकाउंट।
मतलब उसके पास कुछ बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट है। बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट होता है बच्चों बिल्डिंग अंडर प्रोसेस, मतलब ये उसकी बिल्डिंग बन रही है, तो जितना खर्चा हो जाता है उतना वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट में कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे खर्चा होता जाता है तो वो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कर देते हैं। लेकिन कहता है जी ये क्लोज्ड कर दिया। कैसे क्लोज कर दिया? इसे हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब ये अपने पास ईयर एंड पे जितने भी बिल्डिंग अकाउंट में बैलेंस होता है उसे हेड ऑफिस अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट डाल के ट्रांसफर कर देता है जी, पहली चीज। तीसरा, इसके पास कैश एट बैंक है 8000 का। अब मतलब ये अपना कैश भी खुद मेंटेन कर रहा है, डेटर भी खुद मेंटेन कर रहा है जो इसकी बुक्स में स्टैंड है। क्रेडिटर का बैलेंस भी इसकी लायबिलिटीज में है तो वो भी खुद मेंटेन कर रहा है। लेकिन हेड ऑफिस का बैलेंस है, पी एंड एल अकाउंट का कोई बैलेंस इसके पास नहीं है। ध्यान से देखें जरा, इसके पास कोई पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस नहीं है ब्रांच की बुक्स में। तो दैट मीन्स ब्रांच अपनी बुक्स में जितनी भी रिवेन्यू आइटम्स हैं वो हेड ऑफिस की अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ब्रांच अपनी बुक्स में जितनी भी रिवेन्यू आइटम्स हैं वो हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रांसफर कर देता है। क्लियर है जी? तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि ब्रांच अपनी बुक्स में अपना ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाता, सीधा सारी रिवेन्यू आइटम्स हेड ऑफिस की बुक्स में ही ट्रांसफर करता है। ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हिडन थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया आप लोगों को करवाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इन्फॉर्मेशन हिडन थी, इसे समझना था जरूरी, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाते थोड़ा सा। तो लो जी, पहले तो बिल्कुल सिंपल है। जो ऊपर ट्रांजैक्शंस है इनकी जनरल एंट्रीज हमें करनी है। इसने कहा है जी आल्सो गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डेली बुक्स। डेली मतलब ब्रांच की बुक्स में हमसे जनरल एंट्रीज मांगी है। अब हमें इसने ये नहीं बताया कि ये जो ऊपर ट्रांजैक्शंस हैं इनकी जनरल एंट्रीज भी देनी है, और ये जो रिवेन्यू आइटम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री भी देनी है। बच्चों ये ट्रांजैक्शंस को, रिवेन्यू आइटम्स को पी एंड एल अकाउंट की जगह हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये पी एंड एल अकाउंट नहीं बना रहा, हमें ये पता लग गया। ये सब हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, तो हमें ये हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री भी देनी है। ये तो पक्का है, कंफर्म्ड है, क्योंकि ये ब्रांच का इंटीग्रल पार्ट है। अगर ये एंट्री भी नहीं देनी तो इसके अलावा कोई एंट्री बचती नहीं। तो हमें ये ट्रांजैक्शंस गिवन है, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज रिकॉर्ड की है या नहीं की, ये हमें क्वेश्चन में नहीं बताया। तो आप नीचे नोट दे सकते हैं कि ये जो अबव ट्रांजैक्शंस हैं इनकी बेसिक जनरल एंट्रीज ऑलरेडी पास्ड हो चुकी है, हम सिर्फ इन्हें हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे हैं या एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं। ये आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नोट दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इनकी भी एंट्री करवाई है सॉल्यूशन में। आपका जो स्टडी मैट का क्वेश्चन है, स्टडी मैट में जो इसका सॉल्यूशन है उसमें इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की गई, सीधा हेड ऑफिस में ट्रांसफर करने की गई है, लेकिन मैंने एडिशनली आपको समझाने के लिए करवा दी है। आप नीचे नोट देकर इन एंट्री को स्किप भी कर सकते हैं। तो दो जी, हमें ट्रांजैक्शन क्या क्या गिवन है। सेल्स गिवन है 240 की, तो उसकी एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। क्रेडिटर्स गिवन है, सॉरी परचेज गिवन है 48,000 की, तो उसकी एंट्री भी मैंने परचेज टू क्रेडिटर कर दी है, नॉर्मल एंट्रीज है। फिर कुछ एक्सपेंसेस पे किए गए, वेजेस पेड किए 20,000 के, हमने डेबिट में लिख दिए। सैलरी पे की 6400 की, जिसमें कहता है जी 2000 का एडवांस भी है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट हम कर देंगे। 6400 टोटल पे की, तो अभी तो हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, सैलरी 6400। जनरल एक्सपेंसेस 1600 पे किए, डेबिट कर दिए। फायर इंश्योरेंस 3200 पे किया, जो पूरे 1 साल का पे किया, लेकिन ये 6 महीने की बुक्स हैं, तो मतलब आधा तो इस 6 महीने का खर्चा है, बाकी आधा प्रीपेड है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट कर देंगे। अभी सिर्फ पेमेंट की एंट्री करें, पेमेंट पूरी 3200 कर दी है, जो फायर इंश्योरेंस डेबिट हमने 3200 से कर दिया। उसके बाद रेमिटेंस टू हेड ऑफिस है जी 38,400, तो ये भी हमने लिख दिया है जी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट 38,400। मैनेजर सैलरी 4800 है, ये भी हमने लिख दिया, मैनेजर सैलरी अकाउंट डेबिट 4800। क्रेडिटर्स को भी पेमेंट की गई, इसके बाद कहता है जी क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई, कैश पेड टू क्रेडिटर 60,000, तो ये भी हमने डेबिट कर दिया। और बिल्डिंग अकाउंट में भी 4,000 रुपये फर्दर पेमेंट की गई है, मतलब और कुछ बिल्डिंग जो हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसमें 4,000 रुपये का और खर्चा हुआ है इन 6 महीने में, तो वो भी हमने डेबिट कर दिया। तो टोटल ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हुए, तो हमने टू कैश एंड बैंक करके 138,400 के टोटल कैश में एक्सपेंसेस हुए। कैश से गए या बैंक से गए बताया नहीं है, तो हमने टू कैश या बैंक कुछ भी आप लिख सकते हैं।
तो 138,400 की हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। इसके बाद ये कहता है जी कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी है 160, तो हमने वो भी एंट्री कर दी, कैश या बैंक डेबिट टू डेटर 160। और इसके बाद डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अर्नड भी है, तो डिस्काउंट अलाउड की हमने एंट्री कर दी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 8,000 और क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट अर्नड 1,200। एक इसने एंट्री, अब इसके बाद हमें इसने एडजस्टमेंट बताई है कि एडजस्टमेंट क्या बताई, इसने बोला जी सैलरी 6,400 पे की जिसमें 2,000 एडवांसेस हैं, तो एडवांसेस हमारा खर्चा नहीं है, तो हमने सैलरीज पूरी 6,400 से डेबिट की, तो इसे हम 2,000 से सैलरी को क्रेडिट कर देंगे और एडवांस सैलरी को डेबिट कर देंगे, हमारी बुक्स में एसेट खड़ी हो जाएगी एडवांस सैलरी 2,000 की, तो एंट्री कर दी हमने एडवांस सैलरी डेबिट टू सैलरी 2,000। ऐसे ही फायर इंश्योरेंस भी 3,200 पे किया जिसमें से 1,600 प्रीपेड है, 1,600 हमारा एक्सपेंस है, तो हमने फायर इंश्योरेंस पूरा 3,200 से डेबिट किया था, तो हमने इसकी भी एडजस्टमेंट कर दी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कर दिया 1,600 से जो हमारा करंट एसेट में शो होगा, टू फायर इंश्योरेंस 1,600 से क्रेडिट कर दिया, तो नेट हमारा एक्सपेंस भी 1,600 का ही हो गया। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट और कोई ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है जी। तो इसमें जो हमने एंट्रीज की हैं ऊपर वाली सेल की, परचेज की और एक्सपेंसेस पे करने की, डेटर से कैश रिसीव करने की, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अर्न की, ये एंट्रीज ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज हैं, रिकॉर्डिंग एंट्रीज हैं। इसकी एडजस्टमेंट इसके बारे में उसने हमें नहीं बोला कि ये भी रिकॉर्ड करनी है नहीं करनी, हमने कर दिया। आपके स्टडी मैट में एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड है, आपके स्टडी मैट में सीधा एडवांस सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट से है, तो आप चाहें तो नीचे नोट देकर ऊपर वाली एंट्रीज को स्किप कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन सीधा है प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवांस सैलरी की एंट्री से ही रिकॉर्ड होगा। अब आती है जी बात, ये तो हमारा काम हो गया एडजस्टमेंट का। अब ये सारी की सारी रेवेन्यू आइटम P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी है, हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ये हमें क्वेश्चन से पता लग गया। तो हमने क्या किया, रेवेन्यू आइटम्स हमारे पास थी, देखा डेबिट और क्रेडिट में नॉर्मली हम एंट्री क्या करते हैं डेटर टू सेल की, तो उसके बाद सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाय में सेल आ जाती है। और ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेजेस आ जाती हैं और क्रेडिट में सेल्स आ जाती हैं। ऐसे ही हम P&L में भी जो खर्चे हैं वो सारे टू साइड में डालते हैं, P&L टू एक्सपेंसेस, जिससे वो P&L के डेबिट में आ जाते हैं, और इनकम डेबिट टू P&L कर देते हैं, तो इनकम P&L के क्रेडिट में आ जाती है बाय साइड पे। तो सेम हम यहाँ पर बस P&L की बजाय हेड ऑफिस अकाउंट करेंगे। तो हमने देखा जरा, हमारी दो इनकम थी, सेल्स अकाउंट और डिस्काउंट अर्न, ये दोनों हमने डेबिट कर दी, और जितने खर्चे थे परचेजेस, वेजेस, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस, मैनेजर सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे के सारे हमने क्रेडिट कर दिए। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग बचा 150 to 800, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, लेकिन इसे हम नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, इसे हम टू हेड ऑफिस अकाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि हम सीधा P&L नहीं बना रहे, हेड ऑफिस के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है 150 to 800 जो हमने हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है जी, मतलब ब्रांच ये कह रहा है कि जितना उसने प्रॉफिट कमाया 150 to 800 यही उसने हेड ऑफिस को देना है। ब्रांच इंडिपेंडेंटली सारा काम कर रहा है, सिर्फ ये P&L अपना लिखने की बजाय वो हेड ऑफिस के अकाउंट में शो कर रहा है, मतलब वो अपना प्रॉफिट दिखाने की बजाय इसे हेड ऑफिस की तरफ लायबिलिटी दिखा रहा है कि ये प्रॉफिट उसकी लायबिलिटी है टुवर्ड्स हेड ऑफिस। हो सकता है कि कुछ ऐसी एग्रीमेंट हो इनका आपस में, तो उसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं, हमें तो जैसे अकाउंटिंग करने को कहा है हम कर देते हैं। इसके बाद हमने एक बिल्डिंग अकाउंट की एंट्री की थी जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश की 4,000 की, जो हमारा बिल्डिंग एक्सपेंस था, और इसने बोला है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट में देख रहे हैं, जो बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है हेड ऑफिस में ट्रांसफर करके, तो हम इसे भी यहाँ क्लोज कर देते हैं। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 4,000 डाल के हमने एंट्री से भी क्लोज कर दिया। लो जी, हमारी ये जनरल एंट्रीज हो गई। इसके बाद इसने हमसे हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच बैलेंस शीट मांगी है, तो हम फटाफट से बनाते हैं जरा हेड ऑफिस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल रहा है, क्रेडिट में 168,000 स्टैंड है। इसके बाद हमने कुछ रिवेन्यू आइटम्स की एंट्री की है, जिसमें हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस आता है 150 to 800, तो हमने बाय सन्ड्रीज के नाम से हेड ऑफिस अकाउंट में 150 to 800 ट्रांसफ़र कर दिए। और बिल्डिंग अकाउंट हमने 4,000 का हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र किया है, तो डेबिट में हमने टू बिल्डिंग भी लिख दी हेड ऑफिस में 4,000, और एक 38,400 का हेड ऑफिस को कैश भी पे किया था, जिसकी एंट्री हमने की थी पीछे, तो टू कैश भी 38,400 का कर दिया। बाकी बैलेंसिंग फिगर हेड ऑफिस का आ गया जी। बैलेंस कैरी डाउन 278,400, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हेड ऑफिस का बैलेंस आ जाएगा जी। इसके बाद ब्रांच
की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास ब्रांच के क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग डेटर हमारे पास नहीं है। ओपनिंग तो हमारे पास गिवन थे, तो हमने ब्रांच का डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं। तो हमने ब्रांच का डेटर और क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पर बना लिया है, जिससे हम ब्रांच का क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस निकाल सकते हैं। अब देखें जरा, ब्रांच का ओपनिंग डेटर हमें बैलेंस शीट में ओपनिंग में गिवन थे 2 लाख, हमने सेल्स ट्रांसफ़र कर दी 240 की, कैश रिसीव क्रेडिट में डाल दिया 160 का, डिस्काउंट अलाउड डाल दिया 8000 और हमारे पास क्लोजिंग डेटर आ गए 272,000। सेम हमारे पास ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 40,000 का, परचेजेस डाल दी 48,000 की, कैश पेमेंट डाल दी 60,000 की, डिस्काउंट अर्न डाल दिया 1200 का, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 26,800। अब हमने ब्रांच की बैलेंस शीट जो मांगी थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वो भी बना दी। हमारे पास डेटर हमने निकाल दिए थे डेबिट में 272,000, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्वेश्चन में गिवन है आपको 1600 और 28,000, जो आपको 6 महीने की ट्रांजैक्शन गिवन है उसमें सबसे नीचे गिवन है दोनों आइटम, तो हमने एज इट इज लिख दी। इसके अलावा हमने सैलरी एडवांस और प्रीपेड इंश्योरेंस को की एडजस्टमेंट की थी, जो हमारे पास दोनों एसेट में शो हो जानी थी, करंट एसेट 2000 और 1600, तो ये भी लिख दी हमने। इसके अलावा हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस हमने निकाला है, जो हमारे क्रेडिट पे शो होगा 278,400, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया है। क्रेडिटर्स अकाउंट हमें यहाँ पे शो निकाला था बैलेंस हमने 26,800, तो वो भी हमने क्रेडिट में लिख दिया। आप चेक करेंगे दोनों साइड का टोटल आपका मैच है 3,05,200। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान से रीड करना था। इसमें कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इसने गिवन थी। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन में इन ट्रांजैक्शन से ब्रांच का P&L अकाउंट भी बना देते और नेट प्रॉफिट 150 to 800 निकाल देते, तो शायद आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होता। लेकिन इसमें जनरल एंट्रीज मांगी थी, तो इसीलिए आपको P&L अकाउंट नहीं बनाना था। आप इसमें जनरल एंट्रीज भी कर देते कि सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने की, परचेज और वेजेस को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने की, और बाकी जो एक्सपेंसेस थे उन्हें P&L में ट्रांसफ़र करके आप नेट प्रॉफिट भी 150 to 800 निकाल देते, तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। बस फिर आपको एक एंट्री और करनी थी कि आपको वो नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ क्वेश्चन से समझ आ रही थी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई नेट प्रॉफिट नहीं था, सिर्फ हेड ऑफिस का अकाउंट था। तो आपको वो नेट प्रॉफिट भी हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, वो उसकी भी आप एंट्रीज कर देते, या एंट्री नहीं भी करते तो बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस नेट प्रॉफिट का डालकर और बाद में आप वहाँ ट्रांसफ़र कर देते। लेकिन आपसे इसने हेड ऑफिस अकाउंट भी मांगा था, तो इसलिए आपको ट्रांसफ़र करके वहाँ भी दिखाना पड़ता। तो मतलब ये क्वेश्चन में हमने सीधा ही हेड ऑफिस में सारे रिवेन्यू आइटम ट्रांसफ़र कर दी। तो आप भी क्वेश्चन में देखें, जहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच में P&L अकाउंट नहीं गिवन, ऐसी हेड ऑफिस का अकाउंट गिवन है, तो आप सीधा सारी रिवेन्यू आइटम हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप P&L में ट्रांसफ़र करके P&L का बैलेंस नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, तो भी सेम ही बात होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट 150 to 800 ही आना है, और वो हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा या सीधा आइटम ट्रांसफ़र हो गई, बातें की हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 18 हमारे यहाँ कवर हो गए। 16, 17 और 19 आपके होमवर्क हैं, इनके सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा तीनों के। तो अल्टरनेटिवली आपके स्टडी मैट के भी क्वेश्चन है तीनों, तो आप स्टडी मैट में भी इसका आंसर दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, आपको स्टडी मैट भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ोन पर ही से देख सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों क्वेश्चंस में या जो आज की क्लास हुई इसमें कंसेप्ट में या दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होगा तो वो हम अपनी डाउट क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारे पास एक फॉरेन ब्रांच का टॉपिक बचेगा वो छोटा ही टॉपिक है, उसकी क्लास भी छोटी है, यही क्लास सबसे लंबी थी और यही टॉपिक सबसे लंबा था। ये हमारा यहाँ पर आज ख़त्म हो चुका है, इसके डाउट्स हम ले लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा जी।